रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। बड़ी धूमधाम से शादी रचाई जा रही है मेरी बेटी की। आपको मेरी बेटी के लिए नीची जाति के लड़के के अलावा और कोई दूसरा लड़का नहीं मिला? वीरेंद्र अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है। नाना जी, मुझे नहीं जाना, पिताजी के साथ मुझे नहीं जाना। कमली चीखती चिल्लाती है, लेकिन वीरेंद्र उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। बेटी, कब तक ऐसी ही जिंदगी काटेगा? कोई अच्छी सी लड़की देखकर ब्याह कर ले और भूल जा कमली को। नहीं माँ, मैंने कमली से वादा किया था कि मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। पर बेटी, कब तक तू ऐसे ही जिंदगी बिताएगा? कमली का तो कोई अता पता भी नहीं है। ना जाने अचानक से कहाँ गायब हो गई है कमली। ना उसके नाना को कुछ पता है और ना ही उसके पिता। उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है कोई भी। खैर, तू जंगल जा, वहाँ से लकड़ियाँ ले आ। सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है माँ, मैं अभी लकड़ियाँ ले आता हूँ। राज जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने निकल पड़ता है। ये रही सूखी लकड़ियाँ। एक काम करता हूँ, इन्हें ही छांट लेता हूँ। राज जब लकड़ियों की छटाई कर रहा होता है, तभी उसे एक पागल लड़की दिखाई देती है, जो राज को देखकर खूब जोर जोर से हंस रही थी। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर मिट्टी और फटे पुराने कपड़े। ए लड़की, कौन है तू? चल भाग यहाँ से। पागल लड़की राज की लकड़ियों को खींचने लगती है। तभी राज को उस पागल लड़की के हाथों पर एक धागा दिखाई देता है। ये वही धागा था जिसे राज ने अपनी कमली के हाथों में बांधा था। ये क्या? ये धागा तो मैंने अपनी कलाई पर बांधा था, फिर ये धागा इस लड़की के हाथों पर कैसे? ए, कौन हो तुम? राज उस पागल लड़की के मुंह को जैसे ही पानी से साफ करता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पागल लड़की कोई और नहीं बल्कि राज की प्रेमिका कमली ही थी। कमली की ऐसी हालत देख राज की आंखों से आंसू गिर आते हैं। कमली, तुम्हारी ये हालत किसने की? कमली, मैं तुम्हारा राज, देखो मुझे। राज कमली को अपने घर ले जाने लगता है। तभी एक सुंदर सा बोलता हुआ तोता वहाँ आता है और कहता है, रुक जाइए, कौन है आप और क्या आप इन्हें जानते हैं? तोते के मुंह से इंसानों जैसी आवाज सुन राज चौंक पड़ता है। ये क्या? तुम तो इंसानों की तरह बात कर रहे हो। कौन हो तुम? कहीं कोई छलिया तो नहीं? नहीं नहीं, मैं कोई छलिया नहीं हूँ। मैं तो 5 वर्षों से इस बहन की रक्षा कर रहा हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप मेरी छोड़िए, पहले ये बताइए कि आप हैं कौन जो मेरी बहन को हाथ लगा रहे हैं, और क्या रिश्ता है आपका मेरी बहन से? ये मेरी प्रेमिका कमली है, जो पास के गांव में ही रहती थी। बचपन से ही बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं। कमली के माता पिता तो हमेशा के लिए अलग हो गए, लेकिन कमली की जिंदगी कोई दिन की न रही। सरपंच जी, अब इस आदमी के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। आपसे विनती है, आप मुझे इस आदमी से कुछ खाना खर्चा मंगा दीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। हाँ हाँ, जा निकल जा। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का, पर मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, समझी? देखो वीरेंद्र, ये गलत बात है। तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें या तो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना होगा या फिर उसे खाना खर्चा देना ही होगा। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं इसे अपने साथ नहीं रखने वाला। अब बहुत हुआ। तो ठीक है, तुम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को दे दो। सरपंच जी, आपको तो मेरे घर की स्थिति पहले से ही पता है। मैं कहां से दूंगा इसे खाना खर्चा? हमने हमारा फैसला सुना दिया है, अब आगे तुम जानो। चल बेटी, हम चलते हैं। कहाँ माँ? तुम्हारे नाना जी के घर। आज से हम नाना जी के घर में ही रहेंगे। कुछ दिनों बाद दोनों का तलाक हो जाता है और जिसके बाद कविता और उसकी 10 वर्षीय बेटी नाना जी के घर में ही रहने लगती हैं। धीरे धीरे 8 वर्ष बीत जाते हैं और कविता की किसी बीमारी से मौत हो जाती है और कमली अकेली पड़ जाती है। लेकिन उसका प्रेमी राज कमली का बहुत साथ देता है और उसे बहुत प्यार करता था।
दोनों छुप छुप कर जंगल की झील के बीचों बीच मिलती और ढेर सारी बातें करती। क्या हुआ कमली, किस सोच में पड़ी हो? सोच रही हूँ अगर हम एक नहीं हुए तो, अगर हमारा प्यार अधूरा रह गया तो। तुम ऐसा क्यों सोचती हो कमली? हमारा प्यार अधूरा क्यों रहेगा? तुम देखना, हमारा प्यार जरूर जीतेगा। मुझे डर है कहीं पिताजी ने मुझे तुझसे दूर कर दिया तो। लेकिन तुम्हारे पिताजी तो तुमसे दूर रहते हैं ना? हाँ, जब से माँ और पिताजी अलग हुए हैं तब से मैं और माँ नाना जी के पास ही रहती थी। अब माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन नाना जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर डर किस बात का कमली? तुम्हारे नाना देखना तुम्हारी बातों का सम्मान करेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं तो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ओ राज, काश तुम जल्द मेरे हो जाओ तो कितना अच्छा होगा ना। कमली और राजा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। चलो अब मैं चलती हूँ, नाना जी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कह कमली अपने घर आ जाती है। कमली बेटी आ गई तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। नाना जी, मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ, आपको भूख लगी होगी ना। बेटी वो सब बाद में, पहले इधर आ, मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी नाना जी, कहिए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटी, सब ठीक है, पर मुझे तेरे ब्याह के बारे में बात करनी है। बेटी आज पड़ोसन काकी बहुत अच्छा रिश्ता बता रही थी, अगर तू कहे तो मैं कल ही उनको बुला लूं। नाना जी की बातें सुन कमली का चेहरा उतर जाता है और वे उदास होकर चली जाती है। क्या हुआ बेटी, तो ब्याह का नाम सुनकर इतना उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं नाना जी, बस ऐसे ही। क्या हुआ, कुछ तो बेटी बताना, क्या बात है? नाना जी, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या वो सुमित्रा काकी का बेटा, वही ना? हाँ, तुम उसी की बात कर रही हो क्या? जी नाना जी। और बेटी तू तो जानती है ना, राज किस जाति का है, उसके पास बैठना तो दूर, लोग उससे और उसके परिवार से बात भी नहीं करते हैं। नाना जी, मुझे नहीं पता कि लोग राज के बारे में क्या सोचते हैं और वो किस जाति का है। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मैं राज से प्रेम करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। बेटी मुझे तो सिर्फ ये चिंता है कि तेरे पिता को ये न लगे कि मैंने उसकी बेटी की शादी एक ऐसे घर में करवा दी जहाँ उसे कोई सुख नहीं है। तेरी माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए मुझे ही तेरे बारे में सोचना है। नाना जी, मैं राज से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। कमली की आंखों में राज के लिए प्यार देख नाना जी मान जाती हैं और शादी के लिए हामी भर देती हैं। ठीक है बेटी, मैं कल ही जाकर सुमित्रा काकी से बात करता हूँ। हो नाना जी, आप कितने अच्छे हैं। अगली सुबह नाना जी सुमित्रा के घर जाते हैं और कमली राज की शादी पक्की कर देती हैं। लेकिन जिस दिन शादी होती है उसी दिन कमली के पिता इस बात को जान जाते हैं और वो कमली की शादी रुकवा देते हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। वाह पिताजी वाह, बड़ी धूमधाम से शादी रचाई जा रही है मेरी बेटी की। आपको मेरी बेटी के लिए नीची जाति के लड़के के अलावा और कोई दूसरा लड़का नहीं मिला? ऐसी बात नहीं है, ये तो कमली। चुप रहिए आप, मैं हरगिज इस गरीब और नीची जाति के लड़के से अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। चलो बेटी मेरे साथ। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बोला ना मैंने, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी शादी एक ऊंचे खानदान में कराऊंगा। वीरेंद्र अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगता है।
नाना जी, मुझे नहीं जाना, पिताजी के साथ मुझे नहीं जाना। नाना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो भी क्या कर सकती थी। बेटी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो तुम्हारे पिता है। अब जो वो कहेंगे तुम्हें मानना होगा। कमली चीखती चिल्लाती है, लेकिन वीरेंद्र उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं रहना, छोड़िए मुझे। कमली के लाख चिल्लाने के बाद भी वीरेंद्र उसकी एक नहीं सुनता और उसे पकड़कर ले जाता है। हाय मेरी बच्ची, न जाने क्या हाल करेगा वो मेरी बच्ची का। नाना जी, आप घबराइए मत, मैं हूं ना, और मैंने कमली से वादा किया था कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तेरा साथ नहीं दे पाया। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन नाना जी को अपनी नाती की बहुत याद आती है। काफी दिन हो गए हैं कमली से मिले हुए, क्यों न मैं कमली से जाकर मिल आऊं। एक काम करता हूँ, मैं आज ही कमली से जाकर मिल आता हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। नाना जी कमली से मिलने वीरेंद्र के घर पहुंचते हैं। दामाद जी दरवाजा खोलिए, मैं हूँ कमली का नाना। कहिए, क्या काम है और अचानक कैसे आना हुआ यहाँ? दामाद जी, काफी समय से कमली बिटिया को नहीं देखा, बड़ी इच्छा थी उसे मिलने की, इसीलिए सोचा कमली से एक बार जाकर मिल आऊं। उसकी शादी मैंने बहुत बड़े घर में करवा दी है, अब वो अपने ससुराल में है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, पर बिटिया की शादी किस गांव में हुई है? वो जहां भी है खुश है, उसकी फिक्र आप मत करो, और आपको हर चीज बताना मैं जरूरी नहीं समझता। अब आप यहां से जा सकते हैं। मेरा रिश्ता आपसे तभी तक था जब तक आपकी बेटी मेरी पत्नी थी, अब मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। दामाद जी, आपको मुझसे रिश्ता नहीं रखना कोई बात नहीं, पर इतना तो बता दीजिए कि मेरी नातिन की शादी आपने कहाँ की है, किसके साथ की है, और वो अभी कहाँ है? मैंने कहा ना, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना, अब आप जा सकते हैं यहाँ से। दामाद जी, ऐसा मत करिए, मुझे मेरी नातिन से अलग मत करिए, मैं उससे मिलकर वापस आ जाऊंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वीरेंद्र नाना जी को एक जोर का धक्का देता है और दरवाजे के बाहर कर देता है। तुम बाप बेटी ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम्हारी बेटी से शादी की थी, पहले बेटी और अब ये बाप। चलो निकलो यहाँ से। वीरेंद्र दरवाजा बंद कर लेता है। नाना जी बाहर बैठी बैठी फूट फूट कर रोने लगती हैं और अपने घर आ जाती हैं। ये है मेरी और मेरी कमली की कहानी। ओह, बड़ा दुख हुआ सुनकर। लेकिन तुम कमली को कैसे जानते हो? उस दिन अगर कमली दीदी ने मेरी मदद नहीं की होती तो हो सकता था मैं जीवित ही नहीं रहता, और न ही कमली दीदी। मैं कुछ समझा नहीं। एक बार की बात है, मैं घायल पड़ा हुआ था, उस समय कमली दीदी ने मेरी मदद की थी। अगर वो उस समय मेरी मदद नहीं करती तो न जाने क्या होता, मैं तो आज जीवित ही नहीं बचता। ओह, तो ये बात है। लेकिन कमली का ये हाल हुआ कैसे? कमली दीदी की सास ने ही कमली दीदी का ये हाल किया है, लेकिन उस औरत ने कमली दीदी के साथ ऐसा क्यों किया ये मुझे नहीं पता। ये तो कमली दीदी ही बता सकती है, लेकिन उससे पहले उनका ठीक होना जरूरी है। लेकिन कमली को ठीक करेगा कौन? कैसे ठीक होगी कमली? मैं एक बहुत जाने माने वैद्य जी को जानता हूँ, क्यों न कमली दीदी को उस वैद्य जी के पास ले जाया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले मुझे कमली के नाना जी को सब बताना होगा। एक काम करते हैं, कमली को सबसे पहले नाना जी के पास लेकर चलते हैं। ठीक है, हम पहले नाना जी के पास ही चलते हैं। राज और तोता दोनों कमली को लेकर नाना जी के पास जाते हैं। कमली की ऐसी हालत देख नाना जी को बड़ा दुख होता है। ओह, मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया उन लोगों ने। नाना जी, आप दुखी मत होइए, कमली अब हमारे पास है। देखिएगा,
वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। पर कमली की ऐसी स्थिति है, वो कैसे ठीक होगी? नाना जी, एक वैद्य जी हैं, हम कमली को उनके पास लेकर चलते हैं। सुना है वे बहुत जाने माने वैद्य हैं। ठीक है, फिर चलो, हम कमली को लेकर चलते हैं। तीनों मिलकर कमली को वैद्य जी के पास ले जाती हैं, जहां वैद्य जी कमली को कुछ जड़ी बूटियों से जल्द ही ठीक कर देती हैं। बेटी कमली, पहचाना अपने बूढ़े नाना को? कमली अपने नाना जी और राज को देख बहुत रोती है। रोती हुई कमली नाना जी के गले लग जाती है और रोने लगती है। नाना जी, राज। मत रो बेटी, मैं हूं न तेरे साथ। अब मैं तुझे अपने से कभी दूर नहीं करूंगा। ये सब मेरे साथ क्या हो गया? नाना जी मेरा बच्चा, उसे बचा लीजिए। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वरना वे सभी मेरे बच्चे के साथ ना जाने क्या करेंगे। बेटी, क्या हुआ तुझे? तू किस बच्चे की बात कर रही है? हाँ कमली, तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? हमें सच सच बताओ, और तुम्हारे पिता ने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? राज, नाना जी, वो पिता नहीं, लालची इंसान है। उसने मेरी शादी एक काले हंस से करवाई। उस परिवार के लोग मुझे दिन रात परेशान किया करते थे। ये तुम क्या कह रही हो कमली? आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ हमें। और काले हंस से तुम्हारी शादी करवाई गई? मतलब? नाना जी, जब पिताजी अपने साथ लेकर गए तो उन्होंने मेरी शादी एक ऐसे परिवार में करवाई जो सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन वीरेंद्र ने तो कहा था कि तुम्हारी शादी उसने एक बहुत बड़े घर में करवाई है। वो इंसान सिर्फ पैसों का लालची है नाना जी। मैं आपको बताती हूँ आखिर मेरी शादी का सच क्या है। ये लो, महारानी अब तक आराम कर रही है। दिन चढ़ने को आया है और इनको तो देखो। वो मैं अब क्या वो मैं कर रही है? चल जल्दी से तैयार हो जा, तेरा पति भूखा होगा, उसे खाना भी तो लेकर जाना है। आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आपके पैर पड़ती हूँ मैं, मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाने दें तुझे यहाँ से? हाँ, तेरे बाप को हमने बहुत सारा पैसा देकर खरीदा है तुझे, समझी? और शादी हुई है तेरी मेरे बेटे से। कैसी शादी? कौन सी शादी? कौन सा पति? एक काले हंस को आप लोग मेरा पति कहते हैं? नहीं, मैं नहीं मानती उसे अपना पति। मेरी शादी नहीं हुई है। सुगंधा एक बहुत मोटा डंडा लेकर आती है और जोर जोर से कमली को पीटने लगती है, जिससे कमली जोर जोर से चीखती है। माँ, नाना जी, नहीं, मुझे मत मारिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी। अब आई ना लाइन पर, चल जल्दी से तैयार हो जा, और हाँ, अच्छे से तैयार होना, पूरे साजो श्रृंगार से, समझी? सास ऐसा कहे वहाँ से चली जाती है और कमली अपनी फूटी हुई किस्मत पर बहुत रोती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? कहाँ फंस गई हूँ मैं? हे ऊपर वाले, मैंने किसी के साथ क्या गलत किया था जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मेरी शादी होने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ क्यों नहीं है? और वो हंस, उस हंस का क्या राज है? नाना जी, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, और ना जाने राज ने दूसरी शादी की होगी कि नहीं। हो गई तैयारी? अब चल जल्दी से, मेरा बेटा भूखा होगा। और हाँ, अपना घूंघट भी कर ले, लंबा घूंघट करना। सास बहू दोनों खाना लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। वे दोनों एक बड़े से तालाब के नजदीक पहुंचते हैं, जहां उनकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़ती है। उसी पेड़ के नीचे काला हंस बैठा था। वो रहा मेरा बच्चा, मेरा अर्पित, चल उसके पास चल। दोनों काले हंस के पास जाते हैं। अब खड़ी खड़ी सोचती ही रहेगी कि पति के पैर भी छुएगी। सुगंधा काले हंस के सामने नतमस्तक होती है। माँ जी, ये कैसे मेरे पति हो सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? धीरे धीरे तो सब समझ जाएगी, बस अभी जो मैं कह रही हूँ करती जा, ठीक है? अब मैं चलती हूँ, तू मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना। ये क्या माँ जी, मैं यहाँ हंस के साथ मतलब
इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी? तू अकेली कहाँ है? तेरा पति है ना तेरे साथ। आज रात भर तू यही रहना, समझी? सुगंधा ऐसा कह वहाँ से चली जाती है। माँ जी मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे यहाँ नहीं रहना। माँ जी रुक जाइए, माँ जी मुझे अपने साथ ले चलिए। कमली चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन सुगंधा उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ये क्या, अब मैं इस सुनसान जंगल में क्या करूँगी? ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? अब तो अंधेरा भी होने लगा है। जंगल की चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है, अंधेरा भी होने लगता है। कमली एक पेड़ के नीचे बैठकर सिसकियां भर रही थी। तभी अचानक से एक लड़का उसके पास आता है। अरे अरे, रो क्यों रही हो कमली? तुम अगर ऐसे रोओगी तो कैसे चलेगा? कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर तुम मेरा नाम कैसे? ओ कमली, मैं तुम्हारा पति हूँ, अर्पित। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी शादी तो एक हंस से हुई है, फिर तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? क्योंकि वो हंस कोई और नहीं, मैं ही हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? एक हंस एक इंसान कैसे बन सकता है? तुम जरूर कोई छलिया हो जो मुझे छल से। सच सच कहो, तुम कौन हो? कमली की बात सुन अर्पित फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, मुझे पता था तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगी। ठीक है, मेरे जैसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा है, मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम किन कर्मों की सजा की बात कर रहे हो? मुझे एक साधु बाबा से श्राप मिला था, उसी श्राप की सजा भोग रहा हूँ। श्राप? कैसा श्राप? 1 वर्ष पहले की बात है। इस तालाब पर एक साधु बाबा रहते थे जो बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। वे दिन रात साधना में लीन रहते और सिद्धियां प्राप्त करते थे। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उनकी साधना में एक दिन विघ्न डाल दिया और उनकी साधना भंग कर दी, जिसके कारण उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक काला हंस बन जाऊं। ओह! हाँ कमली, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि दिन में एक हंस रहूंगा, लेकिन रात में अपने असली रूप में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे इंसानी रूप में केवल मेरी पत्नी ही देख सकती है और कोई नहीं, इसलिए मैं रात में अपने असली रूप में आ जाता हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ रात में यहाँ तुम्हारे पास क्यों छोड़ गई मुझे? और तुम क्या जिंदगी भर ऐसे ही हंस बनी रहोगी? उससे निराकरण के लिए तो मेरी शादी तुमसे करवाई गई है। पर मुझे क्या करना होगा? और तुम कैसे हमेशा के लिए अपने असली रूप में आ सकते हो? इस श्राप से केवल मेरी संतान ही मुझे बचा सकती है। अगर तुमसे मुझे कोई संतान प्राप्त हो जाए और उसे इस तालाब के पानी में स्नान कराया जाए और फिर रात के अंधेरे में एक विधि की जाए, तो मैं हमेशा के लिए ठीक हो जाऊंगा और अपने असली रूप में आ जाऊंगा। कमली अर्पित की बात मान लेती है। दोनों रात भर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करती हैं और फिर जैसे ही सुबह होती है, अर्पित फिर हंस का रूप धारण कर लेता है और उस जंगल में घूमने निकल जाता है। कमली खुद से बातें कर रही थी, तभी उसकी सास वहां आ जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। उम्मीद है तुझे सब समझ आ गया होगा। अब चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। घर पर बहुत सारा काम पड़ा है। सुगंधा कमली से घर का सारा काम करवाती है और उसे बहुत ताने देती है। इतने आराम आराम से काम करेगी तो हो गया काम। हाँ, शरीर में थोड़ी फुर्ती ला। कमली काम करते करते बहुत थक जाती है, लेकिन सुगंधा को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। अगली सुबह, सुन लड़की, तेरे पति के भोजन का समय हो रहा है। जल्दी से खाना तैयार कर ले और अच्छे से तैयार हो जा। कमली जल्दी जल्दी खाना बनाती है और तैयार हो जाती है। माँ जी, खाना तैयार हो गया है और मैं भी, चलिए। हाँ हाँ चल। सुगंधा कमली को लेकर फिर जंगल वाली तालाब की ओर निकल पड़ती है और उस काले हंस के पास पहुंच जाती है। तुझे पता है ना क्या करना है? जी माँ जी, मुझे पता है। ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ। अंधेरा होने वाला है। मेरे बेटे को अच्छे से खाना खिला देना और उसका अच्छे से ख्याल भी रखना। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। सुगंधा कमली को वहीं छोड़कर चली जाती है। अब रोज रोज यही होता है। सुगंधा शाम को अपनी बहू को जंगल वाले तालाब में लेकर चली जाती और सुबह उसे अपने साथ ले आती। कुछ ही दिनों में सुगंधा को पता चलता है कि कमली गर्भ से है, जिसके बाद वे उसका ख्याल रखती है। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? इतनी बड़ी गठरी मत उठा। मैं हूँ ना, तो जा जाकर आराम कर। हाँ, मेरे पोते का ख्याल रख।
बड़ी मिन्नतों वाला पोता है ये। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। समय बीतता है और फिर एक दिन कमली एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देख सुगंधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है ये तो, ला दे इसे मुझे। कुछ देर बाद मुन्ने की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। लगता है मुन्ना भूखा होगा, इसीलिए रो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, उसे ले आती हूँ। कमली मुन्ने को लेने जाती है। माँ जी लाइए, मुन्ने को लगता है भूख लगी होगी, इसे दूध पिला देती हूँ। चल हट यहाँ से, और अब मुन्ने को छूना तो दूर, देखना भी मत। हाँ, वरना मैं तो तुझे ऐसा हसन करूंगी तेरा कि जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? हाँ सच कह रही हूँ। जा निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। माँ जी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? ऐसा मत करिए, मैं कहाँ जाऊंगी, और मुन्ने को मुझे दे दीजिए। कहा ना, भूल जा मुन्ने को और यहाँ से निकल जा। अब मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। कमली बहुत रोती है, चीखती है, लेकिन सुगंधा उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से बेघर कर देती है। माँ जी दरवाजा खोलिए, माँ जी दरवाजा खोलिए, मेरे मुन्ने को मुझे दे दीजिए। कमली बहुत दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सुगंधा दरवाजा नहीं खोलती। लगता है वो मनहूस चली गई होगी। अब मैं इस बच्चे को ले जाती हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी वो काम करना होगा जिसकी वर्षों से मैंने और मेरे बेटे ने प्रतीक्षा की है। सुगंधा मुन्ने को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, जिसे कमला देखती है। ये क्या, माँ जी मुन्ने को लेकर कहाँ जा रही हैं? उनका पीछा करना होगा। कमली जब अपनी सास का पीछा कर रही होती है, तभी रास्ते में उसे एक घायल तोता मिलता है। अरे अरे, ये क्या, इस तोते को तो चोट आई है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। लेकिन माँ जी अगर ज्यादा दूर चली गई तो कोई बात नहीं, मुझे पहले इस तोते के बारे में सोचना चाहिए। कमली तोते के घाव पर कुछ जड़ी बूटी का रस लगा देती है, जिससे कुछ ही देर में तोता एकदम स्वस्थ हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आज तुम ना होती तो न जाने मेरा क्या होता। अरे ये क्या, तुम तो इंसानों की तरह बात करना भी जानते हो। हाँ बहन, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, बल्कि एक बोलता हुआ तोता हूँ। बड़ा लंबा सफर तय करके आ रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा गिद्ध मिल गया। उसी की वजह से मैं घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे अब जल्द जाना है। तोता भाई, मैं फिर कभी तुमसे मिलती हूँ। ठीक है बहन, तुम जाओ। कमली अपनी सास का पीछा करती है और देखते ही सुगंधा उस तालाब के पास आई, जहाँ उसका पति एक हंस रूप में था। तभी कमली देखती है कि एक बाबा वहाँ आए हुए हैं, जिनसे सुगंधा कुछ बातें कर रही है। बाबा ये देखिए, ये रही मेरे बेटे की संतान। अब बताइए आगे क्या करना है। इंतजार। इंतजार? बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? 1 वर्ष से हम इंतजार कर रहे हैं, और अब और कितना इंतजार करें? बस 5 बरस का इंतजार। क्या 5 बरस का इंतजार? और लेकिन इंतजार क्यों बाबा? क्योंकि उस रहस्यमय फूल को केवल तुम्हारा पुत्र ही ला सकता है, और कोई नहीं। जब तुम्हारा पोता 5 बरस का हो जाएगा, तब तुम उसे उस नीलगिरी के पहाड़ों पर ले जाना। बस वो दिन तुम्हारे जीवन का सबसे सुनहरा दिन होगा। जब तक तुम अपने पुत्र का अच्छे से ख्याल रखो। ठीक है बाबा। सुगंधा और बाबा की बातें सुन कमली से रहा नहीं जाता, और वो दोनों के सामने आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मेरे बच्चे के साथ आखिर क्या करना चाहती हैं? मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी, ये याद रखना। तू यहाँ आ गई? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। बाबा कुछ करिए इसका, वरना ये हमारा काम कभी सफल नहीं होने देगी। मैं अभी इसे अपने जादू से पागल बना देता हूँ। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और कमली को पागल बना देता है, जिससे कमली खुद के बाल नोचने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है और यहाँ वहाँ घूमने लगती है। बाबा ये आपने बहुत अच्छा किया। अब ये मेरे और मेरे बेटे के बीच कभी नहीं आएगी। कोई न कोई राज जरूर है, हमें पता लगाना होगा। राज, कमली और तोता तीनों तांत्रिक बाबा के पास निकल पड़ती हैं और उसे डरा धमकाकर सारी सच्चाई जान लेती हैं। सुगंधा और उसकी माँ बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, और वो उस काले फूल को पाकर
दुनिया पर राज करना चाहते हैं। अर्पित का हंस बनना भी सिद्धि प्राप्त करने का एक उपाय है। बस आज वो आखिरी दिन है जब मुन्ना काला फूल को लाएगा और अर्पित दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। ओह, तो ये बात है। राजतांत्रिक बाबा को बंदी बना लेता है और सुगंधा के आने का इंतजार करता है। सुगंधा अपनी पोती के साथ नीलगिरी के पहाड़ों पर जाती है और मुन्नी से काला फूल तुड़वा कर ले आती है। शाबाश मुन्ना, ये हुई ना बात। अब हमें इस धरती पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। सुगंधा काले फूल को लेकर तालाब के पास पहुंचती है, लेकिन उसे उसका बेटा हंस कहीं दिखाई नहीं देता। अर्पित, बेटे अर्पित, कहाँ है तू? सुगंधा काले फूल को वहीं वापस में रख देती है और अर्पित को ढूंढने लगती है और राज उस काले फूल को उठा लेता है और तालाब के पानी में जैसे ही डालता है, हंस जल जल कर मरने लगता है। ये क्या अर्पित, तुझे क्या हो रहा है? मेरे बेटे अर्पित, नहीं नहीं, ये सब हो क्या गया है? मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है? हाय, अब मैं क्या करूंगी? माँ जी, बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। आपने जो मेरे साथ किया और जो बुरा मेरे बच्चे के साथ करने वाली थी, उसका फल आपको और आपके बेटे को मिल गया है। ओह, तो तूने किया है ये सब? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुगंधा जैसे ही कमली को मारने वाली होती है, राज उस तालाब में उसे धक्का दे देता है, जिससे वो डूबकर मर जाती है। नहीं, मैं मर नहीं सकती। कमली बेटी, मुझे बचा ले, मेरी जान बचा। नहीं माँ जी, अब आपने बहुत बुरा किया है मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ। अब आपको जाना होगा। ये हुई ना बात, बुरे का अंत बुरा ही होता है। कमली अपने बेटे को अपने गले से लगा लेती है और राज से कहती है, राज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर से तुमने मेरी मदद की। ये तुम्हारा एहसान है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये तो मेरा फर्ज था कमली। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कमली, क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? राज, तुम मुझसे अभी भी इतना प्यार करते हो, मुझे नहीं पता था। नाना जी दोनों की एक बार फिर शादी करवा देती हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरी छोटी सी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी हिम्मत है।